हमारा आज का बिंदु होगा मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश या मौर्य वंश कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये काल रहेगा। अब कई बार यहाँ 321 से 385 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मूल सही काल है वो ये है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ठीक है, भारतीय इतिहास में मौर्य वंश कितना महत्व रखता है इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि पहली बार संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता और जो भौगोलिक सीमाएं प्रकृति ने प्रदान की हैं उन सीमाओं में एक साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में ही संभव होती है। इसका मतलब अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। खैर, जब हम मौर्य काल की बात करें उससे पहले मौर्य वंश की जानकारी के हमारे पास स्रोत क्या हैं, उन स्रोतों पर चर्चा करें। तो एक बार थोड़ा सा केवल सुनना है आपको। मौर्य वंश की जानकारी के हमारे पास स्रोतों में सबसे पहले हम ले ले संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत में चाहे वो धार्मिक हो या धर्मेतर हो, सबको एक साथ ले लेते हैं। तो पहला हमारा बिंदु होगा संस्कृत ग्रंथ। ठीक है, अब संस्कृत ग्रंथ में सबसे पहले हमने लिया पुराण। ठीक है, और पुराणों में मुख्य रूप से हम पहले जब पुराणों की चर्चा कर रहे थे तब आपको पता हो तो चर्चा की थी कि मुख्य रूप से कौन सा पुराण है जो मौर्यों के बारे में जानकारी देता है? विष्णु पुराण। पुराणों में भी मुख्य रूप से कौन सा है? विष्णु पुराण। तो एक तो विष्णु पुराण, फिर देखो लगे इस विष्णु पुराण की टीका लिखी है एक व्यक्ति ने जिसका नाम है रत्नगर्भ। तो रत्नगर्भ द्वारा लिखित विष्णु पुराण की टीका, ये दोनों ही हो गए इसके बारे में जानकारी के स्रोत। एक विष्णु पुराण, फिर विष्णु पुराण की टीका। टीका किसने लिखी है? रत्नगर्भ ने। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद, हालांकि रत्नगर्भ के अलावा एक टीका और है, वो है श्रीधर स्वामी की। श्रीधर स्वामी ये भी टीका लिखता है किसकी? विष्णु पुराण की। तो एक तो विष्णु पुराण हो गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पुराण जानकारी नहीं देते हैं, बाकी पुराण भी जानकारी देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा पुराण जानकारी देता है? मुख्य रूप से हमें ध्यान ये रखना है कि विष्णु पुराण। फिर विष्णु पुराण की टीका सरल रूप दो व्यक्तियों ने लिखा है, वो कौन है? रत्नगर्भ और श्रीधर स्वामी। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब हम चर्चा करें आगे। इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। भाई ये तो समकालीन है। देखो पुराण तो बाद के हैं, लेकिन अर्थशास्त्र समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है, क्योंकि ये कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य उसका प्रधानमंत्री था, राजपुरोहित था। तो अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र पर लिखी गई टीका। टीका दो व्यक्ति लिखेंगे, एक तो माधव यज्जा। माधव यज्जा ने टीका लिखी है, और इसके अलावा एक और टीका है माधव यज्जा के अलावा भट्ट स्वामी। भट्ट स्वामी माधव यज्जा ने जो लिखी वो लिखी नए चंद्रिका, नाम दिया बाकायदा नए चंद्रिका। और भट्ट स्वामी ने जो टीका लिखी वो है प्रतिपदा पंचिका। प्रतिपदा पंचिका। तो ये दोनों अर्थशास्त्र की टीका हैं। ठीक है, यानी विष्णु पुराण के टीकाकार तो कौन हुए? रत्नगर्भ और श्रीधर स्वामी। तो उन्होंने तो विष्णु पुराण की टीका लिखी। अर्थशास्त्र के टीकाकार कौन हुए? माधव यज्जा और भट्ट स्वामी। और माधव यज्जा ने जो टीका लिखी उसका क्या नाम है? नए चंद्रिका। और भट्ट स्वामी ने जो टीका लिखी उसका क्या नाम है? प्रतिपदा पंचिका। तो ये भी मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस।
विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है, अब देखो इस मुद्रा राक्षस की भी टीका लिखी है और वो टीकाकार है ढूंढीराज। मुद्रा राक्षस का टीकाकार कौन है? ढूंढीराज। ढूंढीराज ये मुद्रा राक्षस का टीकाकार है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने एक तो जो मूल पुस्तक, एक उसके टीकाकार, ये बात ध्यान रखना, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस गुप्त काल का, गुप्त काल के भी अंतिम समय का है, लेकिन जानकारी किसके बारे में दे रहा है? मौर्यों के बारे में, क्योंकि राक्षस मौर्यों का एक नंदों का मंत्री है एक, और उसकी और चाणक्य की आपस में प्रतिस्पर्धा, किस प्रकार से नंदों की ओर से राक्षस और मौर्यों की ओर से चाणक्य एक दूसरे के विरुद्ध चालें चलकर कैसे सफल होते हैं, इस बात का इसमें वर्णन है। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आगे हम चर्चा करेंगे, वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये मुद्रा राक्षस मौर्य काल का नहीं है। यहाँ अभी तक हमने समकालीन केवल एक ही पुस्तक लिखी है, कौन सी? अर्थशास्त्र। ये है समकालीन, बाकी प्रवृत्ति यानी बाद की है। तो जो भी समकालीन होगी हम लिखते जाएंगे, आगे चर्चा करते जाएंगे। अब इसके अलावा क्षेमेंद्र की कौन सी पुस्तक है? वृहत कथा मंजरी। कथा मंजरी भी इनके बारे में जानकारी देती है। ठीक है, ये हो गई ये मुख्य पुस्तकें जो कि, और सुबंधु की वासवदत्ता। सुबंधु की, क्योंकि बिंदुसार का मंत्री था सुबंधु, तो सुबंधु की वासवदत्ता, ये भी समकालीन, बस ये समकालीन। तो मुख्य रूप से ये तो हैं संस्कृत ग्रंथ जो कि मौर्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इनके अलावा और भी बहुत है, लेकिन हम फिलहाल केवल मुख्य की चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य देखो, एक पुराण, पुराणों में कौन सा? विष्णु पुराण। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सुबंधु का वासवदत्ता, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, सॉरी क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। ठीक है, एक तो ये ग्रंथ हो गए। फिर इनकी टीकाएं, जैसे विष्णु पुराण की टीका किसने लिखी? रत्न गर्भ और श्रीधर स्वामी ने। अर्थशास्त्र की टीका माधव यज्जा और भट्ट स्वामी ने। क्योंकि बाय द वे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा टीकाकार किस का है या किससे संबंधित नहीं है, ये बात पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हुआ संस्कृत साहित्य। अब आगे हम चर्चा करें संस्कृत साहित्य के अलावा उसके बाद में बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित। तो पहले बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य है शायद पहले। तो बौद्ध साहित्य में देखो, लंका के जो दो इतिहास ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, वो तो है ही हैं। तो दो तो एक तो हो जाएंगे दीपवंश और महावंश। महावंश, ठीक है। फिर इसके अलावा एक ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान तो इनके बारे में पूरी जानकारी देगा। और दिव्यावदान के बारे में इसी का एक भाग है अशोकावदान, वो मुख्य रूप से ज़्यादा जानकारी देता है। अशोकावदान, तो दिव्यावदान या अशोकावदान। फिर इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूलकल्प, हालांकि ये गुप्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी देती है, लेकिन यहाँ मौर्यों के संदर्भ में, खैर इसको गुप्तों के में शामिल करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे हम आर्य मंजूश्री मूलकल्प को। फिर कथावस्तु जो मोगलीपुत्तिश अशोक के समय, तो कथावस्तु, कथावस्तु, और कथावस्तु का लेखक कौन है? मोगलीपुत्तिश। कथावत्थु नाम आ सकता है, कथावस्तु आ सकता है। कौन है लेखक? मोगलीपुत्तिश। इसका मतलब अशोक के समय लिखी गई है। तो ये भी समकालीन हो गई। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में वंशत प्रकाशिनी, जो महावंश की टीका है, वंशत
प्रकाशिनी, प्रकाशिनी ये महावंश की टीका है, की टीका है। अच्छा, ये जो महा लगा हुआ कोई भी ग्रंथ होगा जैन या बौद्ध, वो इनको देखो, क्षत्रिय तो मानेगा, ये तो तय है, जैन और बौद्ध सभी क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन वो क्षत्रियों के साथ साथ इनको मौर्य, पीपली वन के मौर्यों से जोड़ेंगे। सबके सब जिसमें भी महावंश लगा हुआ, चाहे जैसे ये महावंश की टीका है, महावस्तु है, महावंश है, तो हम यहाँ महावस्तु भी लिख सकते हैं, महावस्तु, ठीक है। जिसमें भी महा लगा हुआ है, वो उसकी एक विशेषता है जैन या बौद्ध ग्रंथ की, कि वो संबंध जोड़ते हैं पीपली वन के मौर्यों से, कि पीपली वन के मौर्य थे ना, वही उन्हीं से फिर ये इन मौर्यों का आविर्भाव हुआ है आगे चलकर। ये बात जिसमें महा लगा हुआ हो, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि इनके बारे में जानकारी देते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है अपनी जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखो, दो तो सबसे मुख्य हैं ही हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों में एक तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र समकालीन है, क्योंकि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, उसी को जैन धर्म में दीक्षित किया था भद्रबाहु ने, तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र। फिर रत्ननंदी ने भद्रबाहु की जीवनी लिखी, और जब भद्रबाहु की जीवनी लिखेगा तो दिखती बात है चंद्रगुप्त के बारे में तो लिखेगा, तो रत्ननंदी का भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित, तो रत्ननंदी का भद्रबाहु चरित। फिर उसके बाद में हेमचंद्र सूरी, क्योंकि उसने तो जैन धर्म के विकास में योगदान देने वाले सभी शासकों के बारे में लिखा है, और चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा शासक माना जाता है, योगदान देने वाला, तो इसलिए हेमचंद्र सूरी की कौन सी पुस्तक है? परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र सूरी, इसकी पुस्तक हो गई परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। तो ये तीन तो मुख्य हो गई जैन ग्रंथों में, और हम फिलहाल केवल मुख्य पुस्तकों की बात करें तो ये जैन ग्रंथ जो कि इसके बारे में, मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम बात करें यूनानी स्रोतों की, और यूनानी स्रोतों में जो हमें जानकारी देते हैं, एक तो मेगस्थनीज, सबसे महत्वपूर्ण। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगस्थनीज, और उसने लिखी इंडिका। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत। हालांकि मूल इंडिका उपलब्ध नहीं है, यह हमें भी पता है, पहले चर्चा भी की है, वापस आगे जब अंत में चर्चा भी करेंगे कि मूल इंडिका हमें उपलब्ध नहीं है। तो प्रवर्ती लेखकों ने उदाहरण देकर इसका और वो बातें लिखी हैं। भाई जैसे मूल इंडिका एक बार मान लेते हैं कि भाई मैंने कोई किताब चलो लिखी नहीं, लेकिन मैं लिख दूं, और उसमें कोई नायाब बातें हों, ऐसी अलग अजीब बातें हों, और आप उनको पढ़ो, तो मेरे वाली किताब खो भी जाएगी, लेकिन आपने उदाहरण दिए कि उनके अनुसार ऐसा होता था। तो इस प्रकार से मेगस्थनीज की इंडिका तो नहीं मिली, लेकिन एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, डियोडोरस, इन लेखकों ने क्या किया? अपनी पुस्तकों में उदाहरण दे दिए कि मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार भारत में ऐसा 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 था, और वो पूरा फिर आगे चलकर उसका संकलन कर लिया। किसने? स्वानवेक नामक एक व्यक्ति ने। स्वानवेक ने उन सभी उदाहरणों को एक जगह कर लिया जिनका नाम मेगस्थनीज या इंडिका को कोट करके लिखा हुआ था, और वापस इंडिका बना दी। भाई जैसे आप सब लोगों ने मेरे उदाहरण, मैंने कोई पुस्तक लिखी, उसके उदाहरण देखकर लिख दिए कि उनके अनुसार वहाँ ये होता था, ये होता था। आगे चलकर कोई व्यक्ति आपने जो उदाहरण दिए हैं जिसमें मेरा नाम लिखा है, उन सबको एक जगह कर दे, और फिर वो उनको क्रम से व्यवस्थित करने का प्रयास करे, तो वो क्रम से व्यवस्थित भी कर पाएगा भाई सब बातों को। और इस प्रकार से वो इंडिका हम तक वापस पहुंची है। बाकी मूल इंडिका तो बकरी खाएगी, सीधी सी बात है, वो नहीं मिली, ठीक है। तो खैर, तो मेगस्थनीज की इंडिका। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आगे प्रवृत्ति लेखक एरियन ने भी इंडिका नामक पुस्तक लिखी है।
तो यहाँ मेगस्थनीज की इंडिका। बाय द वे एरियन ऑप्शन, ये मेगस्थनीज नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, एरियन। इसने भी एक पुस्तक लिखी है इंडिका नाम से। तो मूल इंडिका किसकी है, मेगस्थनीज की, लेकिन उसी के आधार पर इंडिका दूसरी पुस्तक किसकी है, एरियन की भी इंडिका है। अब देखो 3 व्यक्ति जो सिकंदर के समकालीन थे और वो भी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हैं, जिनमें 3 थे ओनेसाइक्रिट्स, नियार्क्स और तीसरा था अरिस्टोब्यूल्स। ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे। ठीक है, तो देखो कौन कौन थे। ओनेसाइक्रिट्स कौन था, देखो नियार्क्स तो उसकी जल सेना का प्रधान था, सीधा साग है, जल सेना का प्रधान या एक जल सैनिक था जल सेना का। और ओनेसाइक्रिट्स ने सिकंदर की जीवनी लिखी है, तो सिकंदर की जीवनी, सिकंदर की जीवनी, ठीक है। और अरिस्टोब्यूल्स ने लिखा है युद्धों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वार्स। तो सिकंदर के युद्धों का इतिहास, तो युद्धों का इतिहास या युद्ध का इतिहास, किसके युद्धों का, सिकंदर का। भाई सिकंदर विश्व विजय के लिए, अभियान के लिए निकल पड़ा है, तो उसके युद्धों का वर्णन किसने किया है, अरिस्टोब्यूल्स ने। ठीक है, तो ओनेसाइक्रिट्स सिकंदर की जीवनी का लेखक, तो ये भी हमारे सिलेबस में है, इसलिए आपको इन चीज़ों को भी याद रखना है कि सिकंदर की जीवनी का लेखक कौन है, ओनेसाइक्रिट्स। फिर ये नियार्क्स सिकंदर की जल सेना का प्रधान था, ये अपनी डायरी लिखता था। तो दिखती बात है भाई, भारत की तरफ भी आया है तो इसने भी भारत से संबंधित विवरण दिया है। अरिस्टोब्यूल्स जिसने युद्धों का इतिहास लिखा था, उसने भी इस चीज़ का वर्णन किया है। ठीक है, अच्छा ओनेसाइक्रिट्स, मैंने कई बार ये क्या है, गड़बड़ हो जाती है ये बात, ज़्यादातर ओनेसाइक्रिट्स और अरिस्टोब्यूल्स में होता। तो हम देखो, कोई व्यक्ति किसी की जीवनी लिखे तो हम उसे क्या कहेंगे, जीवनी को क्या कहेंगे, जीवनी को, आत्मकथा को। एक तो देखो, एक तो होगा बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी तो शायद खुद लिखेगा, आत्मकथा तो यहां बस इसलिए कि इसको आधार बनाया कि खुद ने नहीं लिखी, लेकिन किसी व्यक्ति ने लिख दी, सिकंदर की जीवनी। तो एक प्रकार से ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं। तो ओनेसाइक्रिट्स, ये ओने है ऊपर, तो इस प्रकार से ये जीवनी वाला मैंने ओ ले लिया यहां पर कि ये जीवनी है किसकी, सिकंदर की। जैसे भी आपको याद रखना है, ओनेसाइक्रिट्स यानी जीवनी, इसने सिकंदर की जीवनी लिखी है। नियार्क्स जल सेना का प्रधान था तो अपनी डायरी लिखता था। और अरिस्टोब्यूल्स ने सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे सिकंदर के युद्धों का इतिहास, आप इसको केवल अंडरलाइन करो, युद्धों का इतिहास, क्योंकि जब भी आएगा तो जरूरी नहीं है सिकंदर के युद्धों का इतिहास नाम है, युद्धों का इतिहास इसकी पुस्तक का नाम। तो इस संदर्भ में आप फिर अन्य यूनानी लेखकों में देखो, अन्य यूनानी ये तो है ही, चलो उधर ही ले लेते हैं, उसमें ही अन्य यूनानी लेखक इसके साथ है। यूनानी लेखक ये तो है ही, मेगस्थनीज, एरियन, ओनेसाइक्रिट्स, नियार्क्स, अरिस्टोब्यूल्स, इनमें से ये 3 सिकंदर के समकालीन हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्लिनी, और प्लिनी की पुस्तक कौन सी थी, नेचुरल हिस्ट्री, लेकिन हम उससे प्राकृतिक इतिहास, ताकि प्लिनी प्राकृतिक इतिहास याद हो जाए, प्लिनी प्राकृतिक इतिहास। तो इसने प्राकृतिक इतिहास या नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, किसने, प्लिनी ने। फिर टोलमी ने लिखा भूगोल, जियोग्राफी। हाँ, तो आप एक काम करो, देखो स्ट्रबो है ना, प्लिनी और स्ट्रबो दोनों, सॉरी टोलमी और स्ट्रबो दोनों ने भूगोल लिखा है। एक भूगोल और लिख लो इसका, टोलमी का भी भूगोल है तो स्ट्रबो का भी भूगोल है। और एक बात और ध्यान रखना इस टोलमी के बारे में, टोलमी के भूगोल के बारे में एक बात बता दूं, भारत का सबसे पहले मानचित्र टोलमी के भूगोल में ही मिलता है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि इसने भारत का मैप
बनाया था। तो सर्वप्रथम मैप किसने बनाया? टोलमी के भूगोल में ये मैप मिलता है, टोलमी वाले भूगोल में भारत का मैप मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर जस्टिन की पुस्तक का नाम है एपिटोम जस्टिन। और प्लूटार्क की पुस्तक का नाम है पैरेलल लाइन। तो देखो, प्लिनी प्राकृतिक इतिहास, प्लूटार्क पैरेलल लाइन, ताकि याद रह जाए भाई। इस प्रकार से हम कुछ पुस्तकों को याद रखेंगे तो बाकी कम से कम मिलाने वाला होगा, तब वो मिक्स तो नहीं होगा ना। तो प्लिनी प्राकृतिक इतिहास, प्लूटार्क पैरेलल लाइन, ठीक है। और जस्टिन की एपिटोम है। प्राय जस्टिन और प्लिनी की बात है वो सिमिलर सी रहेंगी, जस्टिन और प्लूटार्क की रहेंगी ज्यादा सिमिलर। चलो खैर, अब हम बात करें तो यूनान लेखों में मुख्य रूप से आपको याद करने हैं मेगस्थनीज, इंडिका, ये तो सबको याद है पहले से ही। फिर एरियन ने भी क्या लिखा है? इंडिका। तो एरियन ने भी इंडिका नाम की पुस्तक लिख दी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर ये 3 सिकंदर के समकालीन हैं, ओनेसाइक्रिस, नियार्क, अरिस्टोब्यूल्स। इसके अलावा प्लिनी प्राकृतिक इतिहास, टोलमी भूगोल, स्ट्रबो भी भूगोल। और दोनों के भूगोल में सबसे पहले मैप किसने बनाया है? टोलमी ने मैप बनाया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जस्टिन की एपिटोम और प्लूटार्क की पैरेलल लाइन, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, हम आगे चर्चा करें। अब बात करें पुरातात्विक स्रोतों की। ये तो हैं साहित्यिक स्रोत। अच्छा, साहित्यिक स्रोतों में देखो, चीनी यात्री फाइयान और ह्वेनसांग भी इनके बारे में जानकारी देते हैं। मोस्टली फाइयान, क्योंकि फाइयान एक तो राजप्रासादों के बारे में जानकारी देता है कि स्तंभों के, अशोक के स्तंभों के बारे में, और ह्वेनसांग भी अशोक के स्तंभों के बारे में जानकारी देता है। तो चीनी यात्री फाइयान और ह्वेनसांग, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये स्रोत हैं, बाकी साथ में आते जाएंगे जब जब प्रसंग करेंगे, चर्चा आएगी। जैसे कलहण की राजतरंगिणी जानकारी देती है इनके बारे में, भाई जालोक के बारे में और अशोक के बारे में जानकारी देती है कलहण की राजतरंगिणी। और भी पुस्तकें हैं, जैसे लामा तारानाथ जो तिब्बत का लेखक था, तंग्यूर और कंग्यूर पुस्तक लिखे थे, तो वो भी इनके बारे में जानकारी देता है। कहने का तात्पर्य ये मुख्य हैं, बाकी जहाँ जैसे जैसे प्रसंग आएगा हम उनका उल्लेख करते जाएंगे, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें, ये तो स्रोत हैं जो आपको मुख्यतः याद करने हैं, साहित्यिक। अब बात करें हम पुरातात्विक स्रोतों की, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत ये थे साहित्यिक स्रोत। अब बात करें पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में देखो, सबसे पहली बात, अशोक के अभिलेख तो है ही हैं भाई, वो तो मौर्यों के बारे में, यहाँ तक कि एक इतिहासकार ने तो सिर्फ अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही पूरा इतिहास लिखा है। तो ये बात भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है डॉक्टर भंडारकर ने, तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि अशोक के अभिलेख तो सबसे मुख्य हैं। अब इनके अलावा हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं उनमें, तो देखो, एक तो NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले पॉलिश्ड मृदभांड। ये मौर्य काल की जानकारी, क्योंकि ये मौर्य काल से संबंधित है, 36 महाजनपद काल और मौर्य काल से संबंधित है। तो इनका संबंध पूछ सकते हैं आपसे, भाई इनका संबंध NBPW, ये मृदभांड है, ठीक है। तो ये मृदभांड मौर्य संस्कृति की जानकारी देते हैं, बात नंबर 1, ठीक है भाई। यहां से शुरुआत। फिर दूसरा, मौर्यों के आहत सिक्के, मौर्य आहत सिक्के, क्योंकि मौर्यों के जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के ही हैं, और आहत सिक्के मौर्यों तक, मौर्यों के बाद में फिर क्या है? लेखयुक्त सिक्के, क्योंकि इंडो ग्रीक शासक आ जाएंगे और वो भारत में लेखयुक्त सिक्कों का प्रचलन कर देंगे। तो यहां तक भारत में आहत सिक्के हैं, तो मौर्य वंश के आहत सिक्के। फिर उसके बाद में देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का एक तो है सहोगरा ताम्रपत्र, सहोगरा ताम्रपत्र, ठीक है।
मौर्य काल का केवल एक ही ताम्रपत्र है। इसमें जो एक देखो ऐसे लिखा हुआ है ताम्रपत्र, उसको सुधार लेना आप। इसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों ताम्रपत्र अभिलेखों से, ये बीच में ताम्रपत्र नाम काट देना क्योंकि ताम्रपत्र पूरे मौर्य काल का एक ही है, ठीक है। तो सहोग्रा ताम्रपत्र, इसके आगे मौर्य काल का एकमात्र ताम्रपत्र, मौर्य काल का एकमात्र ताम्रपत्र, एकमात्र ताम्रपत्र कौन सा है? सहोग्रा ताम्रपत्र। सहोग्रा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सहोग्रा ताम्रपत्र संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र ताम्रपत्र है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान, महास्थान जो बोगरा बांग्लादेश में है, बोगरा बांग्लादेश, तो महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख ये कहाँ है? बांग्लादेश में है वर्तमान, बांग्लादेश। और ये सहोग्रा ताम्रपत्र यूपी में है, ठीक है। अब देखो महास्थान, पहली बात ये दोनों क्या जानकारी देते हैं? कॉमन जानकारी, दोनों कॉमन जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो उस अकाल की जानकारी देते हैं, बात नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात, इस महास्थान अभिलेख में काकणी नामक एक सिक्के का उल्लेख मिलता है और उस सिक्के का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। तो इस सिक्के का पुरातात्विक स्रोत भी हो गया और साहित्यिक स्रोत भी हो गया कि काकणी नामक सिक्के का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है, तो इसका उल्लेख महास्थान अभिलेख में भी है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है। चलो खैर, और विशेष तौर से ये अकाल राहत के बारे में जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अकाल के लिए राहत कार्य किए गए उनकी जानकारी ये दोनों ये ताम्रपत्र और ये अभिलेख, ये दोनों स्रोत देते हैं। ताम्रपत्र तो एक ही है, कौन सा? सहोग्रा, लेकिन ये ताम्रपत्र के अलावा महास्थान अभिलेख, ये दोनों अकाल की जानकारी देते हैं। इसके अलावा ब्रह्मी लिपि में लिखा गया, ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रथम अभिलेख है ये, कौन सा? महास्थान अभिलेख, यानी अशोक से पहले का अभिलेख, ठीक है, जो ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। तो ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? महास्थान अभिलेख। भाई अशोक ने लिखवाए, अशोक ने ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, लेकिन अशोक से पहले का अभिलेख कौन सा है जो ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है? तो वो कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान अभिलेख, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से पहले इसने लिखवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नियमित परंपरा तो किसने डाली? अशोक ने। लेकिन आपसे पूछे कि अशोक से पहले का ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का लेख कौन सा है, तो कौन सा है? महास्थान अभिलेख, क्योंकि ये उसके दादा का है। क्या चीज? सहोग्रा, ये ताम्रपत्र है, ये भी दोनों की भाषा एक, लिपि भाषा लिपि दोनों एक, ये दोनों ही है, इन दोनों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये एक ताम्रपत्र है और पूरे मौर्य काल का एकमात्र ताम्रपत्र है। हालांकि हम ताम्रपत्र को भी अभिलेख लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों अभिलेख ले सकते हैं जो अशोक से पहले के ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़े हम। तो ये उत्तरी काले पुलिसदार जो मृद भांड है वो हो गए मौर्य काल के आहत सिक्के, फिर सहोग्रा और महास्थान ताम्रपत्र। इसके अलावा रुद्रदमन, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। अब रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख देखो कैसे क्या जानकारी देता है। पहली बात, ये अशोक के गिरनार शिलालेख पर ही लिखा हुआ है। अशोक के गिरनार शिलालेख, जिस पर अशोक ने 14 लेख लिखवाए हैं, शिलालेख, ठीक है, उनके पास में रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। बस अशोक वाला प्राकृत भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में है। शुद्ध संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख यही है। और उसके अलावा अयोध्या अभिलेख जो धनदेव का है, उसके अलावा ये सबसे प्राचीन है। वैसे सबसे प्राचीन संस्कृत का,
संस्कृत का सबसे प्राचीन है वो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, पर वो प्राय ऑप्शन में नहीं रहता है, तो इसलिए संस्कृत का प्राचीन अभिलेख कौन सा माना जाता है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदमन का, क्योंकि धनदेव वाला प्राय ऑप्शन में ही नहीं रहता है, तो इसलिए ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा शुद्ध संस्कृत का सबसे बड़ा, वैसे सबसे बड़ा तो कौन सा है? राज प्रशस्ति, लेकिन शुद्ध संस्कृत का सबसे बड़ा कौन सा है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो, इसमें पहले मैं कुछ बात बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इससे क्या जानकारी मिलती है। कई चीजें इसमें यह लिखा हुआ है कि मेरे सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख द्वारा उस सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य करवा के पुण्य लाभ अर्जित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कभी चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, और जहां उसके पुत्र अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर यवंतुशास्प ने नहरें बनवाई थी उससे। तो इसका मतलब देखो कितनी जानकारियां मिल रही हैं। पहली बात, सुदर्शन झील की जानकारी मिल रही है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उसका सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त, और साथ में पुष्यगुप्त वैश्य लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वैश्य वर्ण का था। बात समझ आ रही है? फिर देखो, अशोक के समय भी जानकारी मिल रही है कि चंद्रगुप्त यानी अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? तुशास्प, और वो एक यवन था, यूनानी था, इस बात की जानकारी भी मिलती है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे पहले इसी अभिलेख में मिलता है, क्योंकि उसके खुद के इस महास्थान अभिलेख में उसका नाम नहीं मिलता है। अशोक ने किसी अभिलेख में उसका नाम नहीं लिखा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभिलेखीय प्रमाण नाम का, खुद के नाम का उल्लेख, वो किस में है? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, इसके अलावा दादा और पोता का एक साथ नाम, दादा और पोता यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ नाम, क्योंकि अशोक ने तो दादा का नाम ही नहीं लिखा ना, तो इसलिए दादा और पोते का एक साथ नाम पहली बार, पहली बार नहीं, एकमात्र ही है जिसमें उल्लेख मिलता है। वो कौन है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख कर दिया, तो दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है, तो काफी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये कब का है? तो ये है शक संवत 72 का, तो 78 + 72 कितना हुआ? आप जोड़ो देखें, शायद 150 होता होगा, 150 है ना, तो 150 ईस्वी का है, ये 150 ईस्वी का है। क्योंकि अब आप ये कहोगे साहब 78 + 72 कैसे किया आपने? 78 + 72 कैसे किया? समझ में आ गई ना बात, कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत का प्रचलन किया था, और ये उसके भाई 72 वर्ष बाद है, क्योंकि 72 शक संवत 72 का है, तो शक संवत 72 का है, तो 78 और 78 ईस्वी में तो शुरू हुई है वो भाई। 78 ईस्वी में, वो सॉरी 78 ईस्वी में एक शक संवत थी, तो इसका मतलब अपने आप ही 78 + 72, तो ये है 72 शक संवत का, तो शक संवत 72, शक संवत 72। तो अब हमें क्या करना है? 72 + 78, क्योंकि 78 में शक संवत की स्थापना हुई थी, तो कितना हो गया? 150 ईस्वी, तो ईस्वी संवत आ गया 150, तो 150 ईस्वी का है ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। बात समझ आ गई शायद मेरे ख्याल से। चलो खैर, तो ये हैं। इसके अलावा अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेखों की आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अशोक के अभिलेख, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। ये हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमारे पास। ठीक है, तो स्रोतों के बाद अब हमारा अगला विषय होगा मौर्य राजवंश के संदर्भ में। तो पहला बिंदु होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बना, इसके बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी हैं, उनके संदर्भ में हम चर्चा करें। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल कब से हो जाएगा? 322 ईसा पूर्व से। अब इसमें करना क्या है? देखो, पहले
काल कैसे याद रखो, दो तरीके हैं आपके पास। पूरे मौर्य वंश के लगभग शासकों के याद करें तो क्या है, जब हम मौर्य वंश के शासकों का काल याद करें, चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था 3, 4, 5 ईसा पूर्व में, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्ट जन्म कब हुआ ये पता नहीं चलता, लेकिन वो कितने वर्ष की आयु में शासक बना ये लगभग डिफाइन है। तो इसलिए उस एक अनुमान लगाते हैं कि उसका जन्म हुआ 3, 4, 5 ईसा पूर्व में, 345 में। राजा कब बना घटते क्रम में, 3, 2, 1 ईसा पूर्व में। अब आप ये कहोगे अभी 322 लिखा हुआ है, देखो इसमें अंतर, यहां 321 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, तो वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखो ये तो है बढ़ते क्रम में, ये है घटते क्रम में। अब हमें पता है कि वो 300 वास्तविक संख्या होगी, 321 न होकर 22 होगी। हालांकि 321 भी आता है, लेकिन हमें कोई भी गणना करनी है वो 322 से करनी है। तो 322 यहां 21 न करके क्या कर लेंगे, 322। अब क्या करना है, चंद्रगुप्त ने किया 24 वर्ष शासन, बिंदुसार ने किया 25 वर्ष शासन, अशोक ने किया 26 नहीं 36 वर्ष शासन। बावड़ो हो नहीं, 24, 25, 26 हो जाता, लेकिन 36 हो गया, याद रह जाएगा। देखो 24, 25, 36, 26 न होकर, ठीक है। फिर लगातार शासक आएंगे 8-8 वर्ष तक शासन करने वाले, फिर 2-4 वर्ष आएंगे, फिर वापस 8 वर्ष आ जाएगा। इतने में 10 ही शासक हुए मौर्य काल में। तो बाकी हमें सबका याद ही नहीं करना है, मोस्टली हमें अशोक का याद करना है। और इन 3 का तो इसलिए याद हो जाएगा कि चंद्रगुप्त यानी 24, बिंदुसार यानी 25, अशोक यानी बस 26 न होकर क्या है 36। ये लो साहब याद हो गया मौर्य काल। तो आपके काल की समस्या नहीं रहेगी। फिर अब से हमसे पूछें अशोक के राज्यारोहण के इस वर्ष में ये घटना हुई, तो हमें सन पूछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई कोई भी घटना पूछें कि ये कार्य इस वर्ष हुआ था, तो हम वहां पर सन में अपनी दिक्कत नहीं आएगी, वो कार्य कब हुआ था। तो अब यहां क्या करना है, इसमें से 24 घटाएंगे हम, 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 298, ठीक है। तो 298 ईसा पूर्व तक इसका काल हो जाएगा, 298 ईसा पूर्व, ठीक है। अब एक साल की किंतु परंतु आती है कई बार, जैसे आप ये कहोगे नहीं साहब 97 देखा था हमने, तो वो इस वजह से देखते हैं 21 और 22 वाले अंतर की वजह से। बात समझ आ रही है यहाँ पर। तो ये क्योंकि 21 भी मानते हैं 22 भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादा सही हमें जो भी काल गणना करनी है वो किसके आधार पर करनी है, 22 वाले के आधार पर करनी है, ठीक है। तो याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में, पहली बात मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक जिसने नंदवंश के अंतिम शासक, कौन था नंदवंश का। अब देखो आपको नाम उसका घनानंद भी मिलता है, धनानंद भी मिलता है। दोनों नाम आ जाए तब आप धनानंद करोगे, कारण क्योंकि पुराने नाम है ना, वो व्यक्ति की विशेषताओं के कारण है। विशेषताओं के कारण ये इसके पास असीम धनराशि थी, अथाह धन था, इसलिए धनानंद। जैसे इसका मंत्री था राक्षस, तो वो राक्षस प्रवृत्ति के कारण उसका नाम है राक्षस। जैसे हम बोलते हैं ना दुर्योधन, दुशासन, तो कहने का तात्पर्य उन्हीं के नाम क्यों हैं भाई, पांडवों के नाम दुर्योधन और दुशासन क्यों नहीं है। बात समझ आ रही है। भारतीय साहित्य में व्यक्ति की, जैसे हम बिंदुसार के संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे, व्यक्ति का नाम उसकी विशेषताओं के आधार पर फिर नाम हो जाता उसका, तो यह बात भी ध्यान रखनी है। तो मौर्यों से पहले कौन सा वंश था, नंदवंश, और नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद को पराजित करके, किसकी सहायता से, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से, ठीक है, परास्त करके और मौर्य वंश की स्थापना की। तो पहली बात, मौर्य वंश का संस्थापक जिसने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में मगध में नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की है। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात यह ध्यान रखनी। दूसरी बात, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट
ऐतिहासिक सम्राट। मतलब इसका भाई इससे पहले जैसे 9 नंद हुए, लेकिन वो कब कब हुए ये पता नहीं, बस इतना नंदवंश में 9 शासक थे। किसने कब शासक किया ये पूरी जानकारी डिटेल नहीं है। हाँ, ये उल्लेख मिलता है कि प्रथम नंद ये था, अंतिम ये था। प्राय कई जगह पुराणों में उनके नौों के नाम भी मिलते हैं, क्रमबद्ध भी मिलते हैं, लेकिन कितने कितने वर्ष शासन किया, कैसे किया, ये जानकारी नहीं मिलती है। तो भारतीय इतिहास का कालक्रम तिथि वास्तविक शुरुआत है वो यहां से होती है, मौर्य काल से होती है। और राजा किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है, अर्थात जिसका टाइम पीरियड निश्चित है कि वो कब शासक बना, कब तक रहा। देखो यूनानी ग्रंथों से, भाई यूनानियों से इसका संपर्क हुआ, तो यूनानियों की एक विशेषता थी, वो इतिहास में क्या करते, वो समय लिखते कि कोई घटना कब हुई है। हम लोग तो लिखते घटना का महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको और उनसे शिक्षा क्या मिलती है उस आधार पर। यूनानी उसके क्रमबद्धता पर ध्यान रखते। तो इसकी सिकंदर से भेंट का वर्णन भी कर रहे हैं यूनानी लेखक। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ और कब गया वो बात भी लिख रहे हैं। फिर एक राजा सेल्यूकस से इसका युद्ध भी होगा, तो उसके बारे में भी डिटेल मिलती है। एपियानस नाम का व्यक्ति उस युद्ध और संधि का उल्लेख करता है। तो वो जानकारियां फिर यूनानी लोग हैं वो समय दे देते हैं। अब ये कब तक रहा इसकी जानकारी फिर पुराणों से मिल जाती है, क्योंकि पुराण ये कह रहे हैं कि ये 24 वर्ष तक शासन किया। कब बना ये जानकारी तो कहां से मिलेगी? यूनानी ग्रंथों से। फिर पुराणों के अनुसार 24 वर्ष शासन किया, तो अब हम क्या करेंगे, जब शासक बना उसमें से 24 घटा देंगे तो अपने आप इसका काल हम तक पहुंच जाएगा। बात समझ आ गई शायद मेरे ख्याल से। तो इसलिए भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। ठीक है। दूसरी बात, भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला शासक। राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला शासक। तो सर्वप्रथम पूरे भारत को, मैंने पहले किया कि भारत की वास्तविक जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो प्राप्त करने वाला पहला शासक है। तो देखो, वी.एस. स्मिथ जैसा उपनिवेशवादी इतिहासकार भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जिस सीमा को, जिस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त करने के लिए अकबर और अंग्रेज भी लालायित रहते थे, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी का प्राप्त कर लिया था। तो अंग्रेज भी पूरे भारत में एक प्रकार से एक छत्र राज नहीं कर पाए। भाई एक साथ पूरे भारत को ऐसा कह सकते हैं कि भाई कम से कम प्रत्यक्ष नियंत्रण में तो नहीं ले पाए। हाँ, अधीनता में उन रियासतों पर नियंत्रण था, वो अलग बात थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीतकर, अब आपसे ये पूछें कि कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त या अशोक के साम्राज्य में नहीं था, अगर आपसे पूछें तो मैं पहले बता चुका हूं, असम। असम के बारे में ना तो किसी साहित्यिक स्रोत से यह जानकारी मिलती है कि असम का प्रदेश है वो मौर्यों के नियंत्रण में था, ना ही मौर्यों का कोई अभिलेख मिला है वहां से। ठीक है, कोई सिक्का, कोई ताम्रपत्र, कोई अभिलेख असम से नहीं मिला है। इसका मतलब असम मौर्यों के साम्राज्य से बाहर था। तो अगर आपसे पूछें कि कौन सा क्षेत्र बाहर था, तो आपको निश्चित रूप से बताना है कि असम मौर्य साम्राज्य से बाहर था। फिर इसके अलावा प्रथम अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का संस्थापक कर सकते हैं, लेकिन प्रथम इसलिए कर रहा हूं कि फिर कनिष्क है, उसे हम दूसरा अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का संस्थापक मान सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का संस्थापक। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का मतलब कि विदेशी क्षेत्रों को भी जीतकर भारतीय क्षेत्रों में शामिल करने वाला पहला शासक माना गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किन विदेशी क्षेत्रों को जीता ये अभी हम बात करेंगे जब सेल्यूकस से युद्ध की बात करेंगे तब। ठीक है, तो सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य या बृहत्तर भारत की कल्पना पर बल को बनाने वाला, साकार करने वाला शासक। ठीक है, इसके अलावा इसके संदर्भ में आगे बात करें तो अब इसके नाम के बारे में बात करें। ये कौन था ये तो अभी बात करेंगे हम। शूद्र था, ईरानी था, यूनानी था, क्या जो भी बातें, भाई क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, जो भी बातें उसकी तो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम बात करें इसके नाम क्या, किस संदर्भ में। तो देखो, यूनानी, पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि यूनानी स्रोतों के कारण इसका समय निकल कर आ रहा है।
तो यूनानी स्रोतों में इसके एक नाम एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, एक सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, ठीक है, एक सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस, और एक पालीबोथ्रक, पालीबोथ्रक, यानी पाटलिपुत्रक बोल सकते हैं इसको, बोथ्रक। तो पालीबोत्रक का मतलब है पाटलिपुत्रक, कि पाटलिपुत्र का बेटा, ठीक है। तो अब देखो एंड्रोकोट्स, इसे किसने कहा है? एक तो आ जाएगा एपियानस, एक आ जाएगा प्लूटार्क, ठीक है। सेंड्रोकोट्स में जस्टिन और स्ट्रबो तो हैं, अभी एक विवादास्पद है एरियन वाला, एरियन का विवादास्पद है कि इसमें एंड्रोकोट्स है या सेंड्रोकोट्स। तो उसको एक बार थोड़ा सा मैं, क्योंकि लिखवाते समय सही कर दूंगा उसको बाद में। आप इसमें जस्टिन और स्ट्रबो, जस्टिन और स्ट्रबो वो सेंड्रोकोट्स, और सेंड्रोकोप्टस ये कहता है फिलार्क्स, सेंड्रोकोप्टस नाम से कौन कहता है? फिलार्क्स। और आपको इतना नहीं पूछेंगे, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये यूनानी साहित्य में इसके नाम है भाई, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, या ये भारतीय, किस भारतीय शासक के नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। फिर सेंड्रोकोट्स के रूप में यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? और वो है विलियम जोन्स। कब? 1793 में। देखो क्या है बताऊं मैं आपको कि अच्छा, जो हमने संस्कृत स्रोत लिखे थे ना, वहां एक नाम आप और लिखोगे, पतंजलि का महाभाष्य। क्यों लिखोगे? उसके पीछे कारण बहुत से हैं, लेकिन वहां यहां एक बात निकल कर आ रही है। मैं देखो वापस बैक जा रहा हूं, जहां हमने संस्कृत स्रोत लिखे थे ये, अच्छा बोध आ गया ये, तो इससे पहले कहां गए संस्कृत स्रोत? ये संस्कृत स्रोत, इनमें एक और लिखोगे, पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य, ठीक है। अब देखो ये पहला संस्कृत ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है और उसकी राजसभा का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब पतंजलि के महाभाष्य में उसकी राजसभा का वर्णन किया गया कि 80 स्तंभों का इस प्रकार से उसका महल है, ये है, वो है, महल का वर्णन, ठीक है। फिर यूनानियों ने, इसने तो क्या नाम लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो विशेषताएं बताई वो यूनानी ग्रंथों में भारतीय राजा एंड्रोकोट्स की बताई गई, सेंड्रोकोट्स की बताई गई। तो इतने दिन ये मान रहे थे भाई, इसने विलियम जोन्स ने क्या किया? दोनों को एक जगह किया कि भारतीय साहित्य में जैसी बातें चंद्रगुप्त के बारे में लिखी हुई है वैसी की वैसी बातें यूनानी साहित्य में एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स के बारे में लिखी हुई हैं। और किसके? भारत के एक राजा के बारे में, पाटलिपुत्र के एक राजा के बारे में। इसका मतलब ये एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। बस भारतीय साहित्य में उसका नाम क्या दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी साहित्य में उसका नाम क्या दे दिया? एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स। तो ये दोनों की एक पहचान करने वाला कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है, ये पहला व्यक्ति कौन था? विलियम जोन्स। और ये सबसे पहले उसने कब पहचाना? 1793 में, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स के रूप में सर्वप्रथम पहचान करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने 1793 में इस एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। ये बात ध्यान रखना, विशेष तौर से सेंड्रोकोट्स की, ठीक है। अब बात करें हम, ये चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल से संबंधित था? तो मैंने एक बात तो बताई थी आपको, जिस किसी भी बौद्ध या जैन ग्रंथ में महा लगा हुआ हो, इसका मतलब वो पीपली वन के मौर्यों से उसका संबंध जोड़ता है।
चंद्रगुप्त मौर्य को। सीधी सी बात हो गई यहां पर, इसका मतलब महावस्तु। बात समझ आ रही है यहां पर? भाई महावस्तु नाम आते ही आपका उत्तर क्या होगा भाई? तो अपने आप ही की क्षत्रिय तो सब, पहली बात उसे क्षत्रिय कौन कौन मान रहे हैं, तो ये बात ध्यान देनी है कि क्षत्रिय जैन और बौद्ध ग्रंथ मान रहे हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथ उसे क्षत्रिय मान रहे हैं। और बौद्ध ग्रंथों में विशेष तौर से जिनमें महा लगा हुआ है वो क्या मान रहे हैं? क्षत्रिय के साथ साथ क्या मान रहे हैं? पीपली वन के मौर्य मान रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके अलावा ये बौद्ध ग्रंथ शाक्य कुल से भी इसका संबंध जोड़ते हैं। शाक्य कुल से भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो क्षत्रिय मानने वाले कौन से हैं? जैन और बौद्ध ग्रंथ। शूद्र कौन से मान रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ या पुराण। अब देखो क्यों मान रहे हैं, अब आपको याद हो जाएगा कि इसके पीछे मानने का कारण क्या है। पुराण बाद में लिखे गए, मौर्य पहले हो गए। मौर्यों ने ब्राह्मण वर्ण की भयंकर उपेक्षा की। किसी भी शासक ने ऐसा कोई उल्लेख प्राय नहीं मिलता। तो परिणामतः है ब्राह्मण साहित्य में इनको निम्न कुल का या शूद्र बताया गया। बात समझ आ रही है कि इन्होंने एक उपेक्षा, जैसे अशोक है तो उसने तो केवल बौद्धों को दान दक्षिणा जो भी है बौद्धों को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया था तो उसने भी ब्राह्मणों की उपेक्षा। बाकी सब अधिकांश या तो बौद्ध थे, जैसे बिंदुसार था तो वो आजीवक था, संप्रति था तो वो जैन था, और उन्होंने ब्राह्मणों की उपेक्षा की। इस वजह से ब्राह्मण साहित्य में इसकी आलोचना की गई है। तो इस वजह से आप ये बात ध्यान रखोगे कि ब्राह्मण साहित्य में इसे क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया है। तो ब्राह्मण साहित्य विशेष तौर से किसमें? पुराणों में, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो एक है मुद्रा राक्षस, और उसमें निम्न कुल का, निम्न कुल। और शब्द कौन सा शब्द काम में लिया है? वृषल। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। इस विशाखदत्त ने वृषल यानी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति बताया है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। फिर इस पुनर्नाम के व्यक्ति ने इसे बताया है पारसी यानी ईरानी। पारसी या ईरानी किसने बताया है? इस पुनर ने। हालांकि इस पुनर ने बाद में अपना मत बदल लिया, लेकिन आपको अगर पूछे कि इनको ईरानी मानने वाला विद्वान कौन था? इस पुनर। क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन मिलता है वो बड़ा आकर्षक रोचक मिलता है, और एक ऐसे नंदवंश जैसे साम्राज्य को समाप्त करके फिर शासक बनाए। और इस प्रकार के उसके हम चर्चा करेंगे कि यूनानी साहित्य में भी इसकी बहुत काफी हद तक प्रशंसा की गई है, उसके महलों की, उसके व्यक्तित्व की पूरी। तो वो ये कह रहा है कि ऐसे भारत में शासक थोड़ी होंगे, ऐसे तो ईरान वाले हैं। तो उसने ईरानी पारसिक बता दिया। किसने? इस पुनर ने। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर रोमिला थापर ने इसे माना है वैश्य, व्यापारी वर्ग से माना है। किसने? रोमिला थापर ने। तो ये बात भी ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके अलावा देखो बस, हाँ, यूनानी ग्रंथों में इसे बताया हम्बल ओरिजन। हम्बल ओरिजन का मतलब होता है विनम्र परिस्थितियों में उत्पन्न। ध्यान रखना, निम्न कुल नहीं, विनम्र परिस्थितियां। कि भाई कुल, उनको कुल से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो ये कह रहा था कि दशा दयनीय थी उसके परिवार की, वो गरीब परिवार से था, लेकिन परिवार निम्न कुल का था ये नहीं कहा उन्होंने। हम्बल ओरिजिन का मतलब होता है विनम्र परिस्थितियां, निम्न परिस्थितियां। तो परिस्थितियां निम्न थी। अब निम्न परिस्थितियों में तो उच्च वर्ण का व्यक्ति भी तो हो सकता है। अरे भाई कोई एकदम संपन्न परिवार का था और कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई कुछ कि उसे गरीब बनना पड़ा, तो उसका कुल तो वही रहा ना। बात समझ आ रही है यहां पर? तो इसलिए यूनानी ग्रंथों में इसके लिए प्रयोग हुआ है हम्बल ओरिजन, जिसका मतलब होता है निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न व्यक्ति। देखो निम्न कुल तो किसने बताया है? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में। और निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न व्यक्ति किसने बताया है? यह बात यूनानी ग्रंथों ने निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न व्यक्ति बताया है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब हम बात करें इस मौर्य वंश के संदर्भ में, तो अशोक की यानी चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में, तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय व साम्राज्य विस्तार,
अगला अपना बिंदु ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य की विजय व साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय व साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, देखो साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले इसकी प्रथम विजय थी, वो थी पंजाब विजय। पंजाब विजय, और ये प्रथम विजय थी, इसकी जानकारी मिलती है वंशथ प्रकाशिनी से। वंशथ प्रकाशिनी जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं नाम, जो महावंश की टीका है, उससे कैसे जानकारी मिलती है कि जब नंदवंश से बचने के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने मगध पर आक्रमण किया था, यह बात भी ध्यान रखना, पहला इनका आक्रमण मगध पर था लेकिन वो विफल रहा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करके, यानी ऐसे एक लंबी कहानी है कि जब ये कोई राज किलम खेल खेल रहे थे तब उसे प्राप्त किया, और उसे देखो, खैर इसकी विजय साम्राज्य विस्तार की बात करें उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूं। वस्तु स्थिति ये है कि सामान्यतः ये माना जाता है कि एक मंत्री था नंदों के यहाँ पर, नंद, उस धनानंद के दो मंत्री थे, जिनमें एक बार इसको हटाई देते हैं हम, दो मंत्री थे, एक का नाम था राक्षस, राक्षस, और एक का नाम था सकटार, सकटार। अब क्या हुआ कि ये राक्षस ये नहीं चाहता था कि सकटार का प्रभाव बढ़े, इसलिए इस राक्षस ने क्या किया, अमात्य राक्षस ने उस धनानंद को भड़का दिया इस सकटार के विरुद्ध, और भड़का कर फिर क्या किया, तो ये ध्यान रखना ये दोनों किसके मंत्री हैं, नंदवंश के यानी धनानंद के मंत्री हैं। इसके विरुद्ध भड़का दिया, इसको कारागार में डालवा दिया कि इसके पास आपके से संबंधित कुछ राज हैं और ये बता नहीं रहा है। तो परिणामतः इसके परिवार को फिर इसके सामने तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, और ये जैसे तैसे करके जेल से कारागार में था, बच गया। बच गया क्या, ऐसा लग गया इसको भी, धनानंद को भी, शायद इसके पास कोई राज नहीं है, तो इसको वापस जेल से छोड़ दिया। और ये अब ऐसे में ये मिला किससे, चाणक्य से, और इसने ये देखा कि इस व्यक्ति में ऐसी काबिलियत है कि मेरे परिवार की जिन्होंने हत्या की थी उनसे ये बदला ले सकता है। तो बदला ऐसे क्यों लेगा भाई, मेरे परिवार की हत्या का ये बदला क्यों लेगा, यानी भाई दिखती बात है कि चाणक्य बदला क्यों लेगा। तो इसने चाल चली, इसने ऐसी चाल चली कि एक उत्सव का आयोजन किया, और यानी करवाया धनानंद से, क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद उसको भी ये लगा कि भाई मैंने इसको गलत जेल में दे दिया था, तो थोड़ी सहानुभूति भी आ गई, और ये साथ में इसकी बातें सुनने लग गया, जबकि ये उस आग में जल रहा था कि मेरे निर्दोष परिवार को तड़पा तड़पा कर सबको इसने मारा था। तो इसने क्या किया, एक भोज के बहाने कि ब्राह्मणों को बुलाया जाए, तो वहां चाणक्य को भी बुलवाया, आमंत्रित करवाया, और वहां पर योजनाबद्ध तरीके से धनानंद से चाणक्य का अपमान करवाया। और उस अपमान के कारण अब वो ऐसे इसके परिवार का बदला तो नहीं लेता, लेकिन अपने अपमान का बदला लेगा वो। तो इस वजह से पूरा, यानी ये ऐसा माना जाता है कि ये पूरा खेल किसका था, इसका था, इस सकटार का था। लेकिन जो भी है, खैर चाणक्य ने, अब अलग अलग प्रकार की कहानियां मिलती हैं बहुत सी अलग अलग साहित्य में, क्योंकि जितना साहित्य टिकाऊ में अलग मिलेगी कहानी, अलग अलग बात। तो परिणामतः फिर इन्होंने उस एक बालक को, कि भाई जब ये धनानंद निश्चित रूप से बदनाम तो हो चुका था, इस प्रकार का राज्य था, उसका जो भी क्रूर था, आतताई था, तो लोगों में अलोकप्रिय हो चुका था। तो उस अलोकप्रियता का भी फायदा उठाना चाहते थे ये, और एक योग्य शासक को बनाना चाहते थे। तो चंद्रगुप्त को इसके लिए उन्होंने तैयार किया, यानी राजा बनाया, एक बालक को लेकर इस प्रकार से उन्होंने पूरा प्रशिक्षित किया तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जाकर, और उसके साथियों सहित, यानी जो चंद्रगुप्त के साथी थे उनको सबको सैन्य दृष्टि से प्रशिक्षित करके, और फिर आक्रमण किया मगध पर 322 ईसा पूर्व में। लेकिन वो आक्रमण विफल हो गया।
उस आक्रमण में अब विफल हो गया। देखो, मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया, दिखती बात है, धनानंद पर हाथ डाल दिया। इसका मतलब अब इनको हर हालत में बचने का उपाय करना पड़ेगा, और बचने का उपाय करना पड़ेगा तो ये साधु का वेश धारण कर लिया चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, और एक सीमांत गांव में चले गए। सीमांत गांव में चले गए तो वहां एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक बुढ़िया थी उसमें और एक पोता था उसका। ये जो मैं कहानी बता रहा हूं वो वंशत प्रकाशिनी में है, इस महावंश की टीका में, कि उस घर में एक बुढ़िया और उसका पोता था। दोनों ने ये कहा, चाणक्य चंद्रगुप्त ने, कि माई रात हो चुकी है तो हमें जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है, आप यहाँ रहने के लिए हमें थोड़ा सा आश्रय दे दीजिए। तो बुढ़िया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, अतिथि तो मेहमान होता है, आप भगवान समान हो, यानी मेहमान भगवान समान हो, भगवान होता है अतिथि, तो आप रुक सकते हो यहाँ पर, और भोजन में मेरे पोते और मेरा भोजन बनाऊंगी तो 2 का और बना लूंगी। अब उसने ऐसा करके भोजन बनाकर, और जो ही उनको दोनों को, अतिथियों को भोजन करवाने के लिए थाल रखा कि वो पोता रोने लग गया कि रोजिना तो पहली मैं खाऊं हूं, आज भोजन पहले इसको कैसे दे दिया, इनको कैसे दे दिया। तो बुढ़िया ने समझाया कि अतिथि देवता होता है, तो इसलिए हम इनको पहले भोजन देते हैं। तो चाणक्य ने कहा माई, बच्चा भी भगवान का रूप होता है, ऐसा करो आप पहले बच्चे को दे दो भोजन। तो उसने क्या किया, वो थाल बच्चे की तरफ दे दिया, या जैसे भी दूसरा थाल लाकर दे दिया, उस बच्चे को दे दी, जो भी खिचड़ी वगैरह कुछ बना हुआ था। अब जो ही वो बच्चा खाने लगा फिर जोर से चिल्लाया। तो बुढ़िया ने कहा अब क्या हुआ, बोले हाथ जल गया। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अगर तू इस थाल के बीच में से भोजन खाएगा तो हाथ ही जलेगा, तो ऐसा कर किनारे से खा, ऐसे खाता जा धीरे 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 धीरे, और फिर तू पूरा खा लेगा, तेरा हाथ नहीं जलेगा। ये बात चाणक्य के समझ में आ गई, क्योंकि देखो घटनाओं से भी सीख लेता ना। चाणक्य के और चंद्रगुप्त के समझ में आ गई। इसका मतलब हमने ये गलती की है कि जहां साम्राज्य एकदम गर्म था वहां आक्रमण किया, हमें वहां आक्रमण नहीं करना चाहिए था। हमें भी इस प्रकार से सीमांत क्षेत्रों से आक्रमण करना चाहिए था जहां राजा के प्रति असंतोष होता है। तो अगर आपसे पूछे कि चपाती खाने वाले बालक से चंद्रगुप्त की तुलना किस ग्रंथ में की गई है, तो किस में, वंशत प्रकाशिनी में। बात समझ आ रही है। तो प्रथम, अब देखो यहां पर यह बात भी मिल रही है कि उन्होंने पहला आक्रमण कहां किया, मगध पर, लेकिन पहली विजय कौन सी थी, पंजाब की। इस बात की जानकारी कहां से मिल रही है, वंशत प्रकाशिनी से। बात समझ आ रही है यहां पर। तो अब उन्होंने क्या किया, अब पंजाब पर आक्रमण किया, और पंजाब में आपको पता क्यों किया, उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि पंजाब में यूनानियों का नियंत्रण था। यूनानियों का नियंत्रण था तो क्या हुआ, भारतीय इतिहास में पहली बार स्वदेशी बनाम विदेशी के आधार पर लड़ाई लड़ी गई कि भाई वहां एक विदेशी है राजा, विदेशी यूनानी क्षत्रपों का नियंत्रण है। तो चाणक्य ने इस बात को उभार दिया कि एक विदेशी का हम पर नियंत्रण है, विदेशी दासता को फेंकना है। और इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट किसको किया, चाणक्य को। और इसमें कश्मीर के राजा प्रवर्तक का सहयोग भी लिया गया। संभवतः वो जो सिकंदर से पंजाब का राजा लड़ा था ना, पुरु या पौरुष, वो पौरुष संभवतः कश्मीर का राजा था उस समय, तो उसका सहयोग लिया, और उसके सहयोग से फिर उसको पंजाब को जीत लिया, यूनानी गवर्नर यूडेमस को पराजित करके। बात समझ आ गई यहां पर। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जानकारी कहां से मिल रही है, वंशत प्रकाशिनी से। ठीक है। तो अब हमारा बिंदु होगा चंद्रगुप्त मौर्य की विजय व साम्राज्य विस्तार, और उसमें पहली विजय कौन सी होगी, पंजाब विजय। समय कितना है भाई, अब पंजाब विजय। देखो पंजाब विजय, पहली बात ये हम ये चर्चा कर चुके हैं कि पंजाब विजय की जानकारी किससे मिलती है, वंशत प्रकाशिनी से। एक बात नंबर 1। दूसरी बात आपको याद ये रखना है कि ये प्रथम विजय थी। यद्यपि अगर पूछें कि प्रथम आक्रमण कहां था, तो वो मगध पर था, कहानी से ये बात निकल कर आ रही है। लेकिन प्रथम विजय कौन सी है, पंजाब विजय। पंजाब पर उस समय यूनानियों का नियंत्रण था। ठीक है। तो यूनानी नियंत्रण था,
और यूनानी, यहां पंजाब का अंतिम जो यवन गवर्नर था वो था यूडेमस। उस यूडेमस को पराजित करके और चंद्रगुप्त ने इस विजय में सहयोग किसने किया? कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने। ठीक है, जो संभवतः पोरुष था। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं तो कश्मीर के शासक प्रवर्तक के सहयोग से पंजाब को जीत लिया और ये उसकी प्रथम विजय थी। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है। जानकारी का स्रोत क्या है? वंशत प्रकाशिनी। फिर उसके बाद में दूसरी मगध विजय। मगध विजय, अब देखो मगध विजय की जानकारी की तो बहुत से स्रोत हैं। जिन हम बौद्ध ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, पुराणों की चर्चा कर रहे हैं, वो सब के सब इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके, किसके सहयोग से? चाणक्य या कौटिल्य के सहयोग से, और यहां पर मगध में मौर्य वंश की स्थापना कर दी। और यह घटना भी कब की है? 322 ईसा पूर्व की। 321 भी हो सकता है, 322 भी हो सकता है। 322 ईसा पूर्व की घटना है। किसको पराजित किया यहां पर? नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद को पराजित करके। तो अब यहां पर नंदवंश को तो समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में अगली विजय के क्रम में आता है बंगाल विजय। पहली विजय पंजाब विजय, फिर मगध विजय। अब क्रम से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब क्रम किसी को पता ही नहीं है भाई, प्रथम और द्वितीय में ही रहेगा। बाकी वो तो वंशत प्रकाशनी पुस्तक से मिल रही है जानकारी, बाकी क्रम की कोई जरूरी नहीं है। अब बंगाल विजय, बस बंगाल विजय के संदर्भ में आपको इतनी जानकारी रखनी है कि इसकी जानकारी के हमारे पास स्रोत क्या है। तो उसका एक अभिलेख मिला है, कौन सा? महास्थान अभिलेख। वो कहां से मिला है? बंगाल यानी बांग्लादेश से। भाई बांग्लादेश के बोगरा नामक स्थान से मिला है। तो इस आप इतना ही लिख लो, इसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। महास्थान अभिलेख से मिलती है। और महास्थान के बारे में पहले बता चुका हूं कि इससे अकाल राहत कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन चूंकि ये बंगाल से मिला है, इसका मतलब बंगाल उसके राज्य में था। बांग्लादेश वाला यानी पहले जो संयुक्त बंगाल था तो उसके राज्य में था। फिर उसके बाद में कश्मीर विजय, और कश्मीर विजय की जानकारी सीधा साग है, किससे मिलती है? कल्हण की राजतरंगिणी से। अब कल्हण की राजतरंगिणी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त ने कश्मीर को जीता था, लेकिन क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है कि अशोक ने वहां, अशोक मौर्य ने श्रीनगर नगर बसाया था। तो जो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वो किसने बसाया? अशोक ने। और यहां शिव की उपासना की थी। इसका मतलब वो तभी ऐसा कर सकता है जब ये उसके राज्य में हो। और अशोक की तो केवल एक विजय है, कौन सी? कलिंग विजय। तो इसका मतलब उसके दादा ने, बाप ने कोई जीता नहीं, बस बाप का तो एक ही योगदान था, जीतेड़ो जकान खोयो को नहीं। ऐसा माना जाता है कि कम से कम उसको अक्षुण रख लिया। हालांकि वो भी कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि नहीं, कलिंग चंद्रगुप्त का जीता हुआ था, बिंदुसार ने खो दिया, तो फिर अशोक ने वापस जीता है। तो बिंदुसार की कोई विजय नहीं थी, इसका मतलब किसकी है? दादा की विजय। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निकल कर आ रही है जानकारी कि कल्हण कश्मीर के दो मौर्य शासकों का उल्लेख करता है, अशोक और जालोक। अशोक और जालोक, ठीक है। तो जालोक को कश्मीर का शासक बताता है, जो अशोक के बाद शासक बना था, अशोक का बेटा था, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो यहां अप्रत्यक्ष रूप से बस इतना ही ध्यान रखना, इसकी जानकारी कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। और श्रीनगर बसाया, इसका हम बार बार उल्लेख करेंगे, आगे भी आएगा। फिर उसके बाद में अगली विजय सौराष्ट्र विजय। सौराष्ट्र विजय की जानकारी मिलती है रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से। और उस जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर का उल्लेख है, सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की थी कि भाई सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। और वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। तो इस बात की पूरी जानकारी कौन दे रहा है? रुद्रदमन, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण भारत विजय। देखो दक्षिण भारत विजय की जानकारी के हमारे पास ये स्रोत पूछ सकते हैं आपसे
अच्छा, स्रोत तो सभी का पूछ सकते हैं, किस क्षेत्र की विजय की जानकारी का क्या स्रोत है? जैसे आपसे पूछे कश्मीर की जानकारी किससे मिलती है? राजतरंगिणी से, अप्रत्यक्ष रूप से। सभी अप्रत्यक्ष मिल रहे हैं। हाँ, ये तो इसको हम प्रत्यक्ष मानेंगे, महास्थान को। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि बाकायदा ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर ने, तो ये पूरी बात कह रहा है, ये अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। फिर दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में देखो, एक तो तमिल ग्रंथ है अहनानूर और मुरनानूर, और इनको लिखने वाला कवि एक जिसका नाम है मामुलनार। मामुलनार, तो मामुलनार नामक कवि की कविताओं द्वारा या अहनानूर और मुरनानूर से। ये तो हो गए तमिल ग्रंथ और तमिल कवि। तमिल ग्रंथ कौन से हो गए? अहनानूर और मुरनानूर। तमिल कवि कौन हो गया? मामुलनार। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने दक्षिण में तपस्या की थी, और इसकी जानकारी भद्रबाहु का कल्पसूत्र, कल्पसूत्र और हेमचंद्र सूरी का परिशिष्ट पर्वन, इनसे भी जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख दक्षिण से तो मिले, मोस्टली कर्नाटक से। इसका मतलब ये अशोक के राज्य में था। अशोक के राज्य में था तो उसको जीत कर किसने दिया था? उसके दादा ने। ठीक है। तो अशोक के अभिलेख, अभिलेख ये हैं हमारे पास दक्षिण भारत विजय की जानकारी के स्रोत। ठीक है। अब फिर इसके बाद में अगला युद्ध होगा, वो होगा सेल्यूकस से युद्ध। इसमें थोड़ी सी आपको देखो डिटेल चाहिएगी। सेल्यूकस से युद्ध, इसके संदर्भ में कब की घटना है? 305 ईसा पूर्व है, तो इसलिए इसको आपको टारगेट बनाना है, ध्यान रखना है। 305 ईसा पूर्व। पहले तो हमें यह पता हो कि सेल्यूकस कहां का शासक था। भूल से यूनान मत कर देना, सीरिया का यवन शासक था तो यूनानी, लेकिन वो शासक कहां का था? सीरिया का। यूनानी मूल का था, लेकिन वो सीरिया का शासक था। इसलिए पहली बात तो यही बात ध्यान रखना कि कहां का शासक था? सीरिया का। एक बात, पहली बात तो यही पूछें आपसे कि वो कहां का शासक था, तो सीरिया या बेबीलोन, तो सीरिया का, मोस्टली सीरिया का शासक आएगा आपके। बात नंबर एक, पहली बात। दूसरी बात, इसके संदर्भ में इसने आक्रमण क्यों किया? भाई आक्रमण का कारण क्या था? अगर आपसे पूछे तो आक्रमण का कारण क्या होगा भाई? आपसे अगर पूछे तो वो पंजाब, पहले यूनानियों का ही तो था ना भाई। यूनानी गवर्नर यूडेमस को पराजित करके ही तो चंद्रगुप्त ने अधिकार किया था। तो अब इतने दिन तो वो अस्थिर स्थिति थी इनकी, अब वापस स्थिति जो ही सुदृढ़ हुई, तो वो पंजाब वापस लेने के लिए कि मेरा पंजाब, अब मैं सुदृढ़ हो चुका हूं, अब वो पंजाब वापस लूं। लेकिन अब उसे पता नहीं था कि भारत में भी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है पहले से ज्यादा। तो आया, उसने पंजाब को वापस लेने के लिए आक्रमण किया, लेकिन आयो तो हो भाइयों एक प्रांत लेबा ने, और बदला में 4 देर गयो। इसको बोलते हैं लेने के देने पड़ना, कि भाई आया तो था एक प्रांत लेने के लिए पंजाब, और 4 देकर गया है। तो वो कौन से देकर गया अभी हम याद करेंगे। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, ये पराजित हुआ, और इसे एक संधि करनी पड़ी, और उस संधि का वर्णन किया है एपियानस ने। संधि का वर्णन करने वाला एक यूनानी लेखक है जिसका नाम है एपियानस। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या, इस संधि की शर्तें क्या थी। पहली बात, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपने 4 प्रांत दिए। अब वो 4 प्रांत कौन से हैं? देखो 4 प्रांत, तो आपको दोनों प्रांत याद रख, दोनों नाम, यूनानी नाम भी और भारतीय साहित्य का भी नाम भी। जैसे मैं बोल रहा हूं एरिया, पहले मैं यूनानी नाम लिख देता हूं, अराकोसिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, या पहले पेरोपनिस डाई लिख देता हूं, पेरोपनिस डाई, और फिर जेड्रोसिया, जेड्रोसिया। ये तो है यूनानी नाम। अब भारतीय नाम, एरिया का नाम है हेरात, अराकोसिया का नाम है
कंधार। पेरोपनिस्डाई का नाम है काबुल। और जेड्रोसिया के आप दो नाम लिखोगे, बलूचिस्तान या मकरान तट। आपके कौन सा लिखा हुआ है? दोनों लिखे हुए हैं क्या? तो बलूचिस्तान या मकरान तट, बलूचिस्तान या मकरान तट, ठीक है। ये क्षेत्र, एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार, पेरोपनिस्डाई काबुल और जेड्रोसिया बलूचिस्तान या मकरान तट, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं। ये बात ध्यान रखनी है कि ये चार प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए हैं इस संधि के माध्यम से। एक शर्त। दूसरी शर्त, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया, हाँ एक ही बात है, CH से शुरू होगा तो उसका नाम चर्नेलिया भी हो सकता है, कार्नेलिया भी हो सकता है, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। आपने चर्नेलिया पढ़ो, नेलिया पढ़ो, CH से लिखा हुआ होगा उसका, तो इसलिए हेलेना या कार्नेलिया या चर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो ये हेलेना या कार्नेलिया का विवाह हो गया, जो पहला ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। वैसे तो विवाहों का उल्लेख और भी मिलता है कथाओं में, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर तीसरी शर्त यह थी कि इस सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा, और वो राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, ठीक है। और ये मेगस्थनीज भारत में आने वाला ऐतिहासिक दृष्टि से पहला विदेशी राजदूत था, जो किस राज्य का राजदूत था? सीरिया का। किस राजा का था? सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और इसने ही पुस्तक लिखी थी, कौन सी? इंडिका, मेगस्थनीज ने। फिर देखो चौथी शर्त, ये भ्रमित करती है। चौथी शर्त देखो क्या हुआ। चौथी शर्त में ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भेंट किए सेल्यूकस को। देखो बाकी की शर्तें तो सेल्यूकस के पक्ष में जा रही थी, अब की बार एक सेल्यूकस के विरुद्ध जा रही है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध जा रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए हैं। अब आप ये कहोगे साहब ऐसा कैसे हुआ? देखो वहां ऐसा, जहां तक मैं सोच रहा हूं ऐसा हुआ होगा कि सीरिया में हाथी होते नहीं, भाई सीरिया में हाथी होते नहीं, और यहां बहुतायात से कलिंग के जंगलों में, कर्नाटक में बहुत ज्यादा, तो ऐसा हुआ होगा शाम के समय ससुरा दामाद साथ में बैठे होंगे और ये अजीब जानवर देखा होगा, तो पूछ लिया होगा कि दामाद जी ये क्या जानवर है ऐसा? तो उसने बताया होगा कि साहब ये ताकतवर है, ऐसा है ऐसा, और एक ऊपर बैठ रहे हिंडे जना बड़ो स्वाद आवे, जैसे भी ऐसा कुछ कहा होगा। तो जैसा भी उसने बताया होगा तो उसने कहा होगा कि भाई एक आध दो मन भी दे दो। तो हेलेना ने कहा होगा भाई आपने तो बड़ा सारा ही दे दो, घना सारा, तो परिणाम से दे दिए होंगे 500। भाई पियर पक्ष का तो दिखती बात है, पक्ष लेंगे। तो ऐसा कहने का तात्पर्य, ये एक शर्त ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ हो सकता है कि सेल्यूकस ने 500 हाथी भेंट किए। ध्यान रखना ये शर्त नहीं है, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भेंट किए हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए हैं, ये बात ध्यान रखना इस युद्ध और संधि के अंतर्गत, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब देखो आपको ध्यान रखना है, आगे बात हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करें। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में, देखो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये हमें जानकारी मिल रही है महास्थान अभिलेख से और जैन ग्रंथों से। महास्थान सहोग्रा ताम्रपत्र से, महास्थान अभिलेख से और जैन ग्रंथों से 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और उसके बाद में उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। किस जैन आचार्य के प्रभाव में आकर? भद्रबाहु के प्रभाव में आकर, ये बात भी ध्यान रखनी है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य लोक कल्याणकारी था, उसने प्रजा को अकाल राहत के लिए देखो कार्य किए, इस बात की जानकारी महास्थान अभिलेख से भी मिलती है। और शायद इसी संदर्भ में उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है।
तो सुदर्शन झील की हालांकि हम पूरी डिटेल जब स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तब वहां सुदर्शन झील की पूरी डिटेल लिखेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा बाकी देखो, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतंबर और दिगंबर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। हम पहले पढ़ चुके हैं जैन धर्म से संबंधित बातें, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके अलावा बस चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष तक शासन किया था, और 24 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के सरवण बेलगोला नामक स्थान पर उपवास द्वारा शरीर त्यागने के कारण। ठीक है सही। तो ये कुछ बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। और अगला अपना बिंदु होगा बिंदुसार, और बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।